हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो आज मैं न्यू स्टोरी लेके आ चुकी हूँ, जो आई होप सो आप लोग को अच्छी लगेगी, और जैसे भी लगी यार कमेंट करके बताना। और ये स्टोरी मेरे हिसाब से तो अच्छी ही होने वाली है, और आई होप आपको भी अच्छी लगे। तो चलो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। हमें सबसे पहले लैन वांगजी के बारे में जान लेते हैं। लैन वांगजी एक बिजनेसमैन है चाइना का, जो बहुत ज़्यादा ही रिच है, और उसकी बहुत बुरी आदतें हैं। वो बस नशा करता है और पार्टी करता है, बार में जाता है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और उसके पास उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो लैन वांगजी के साथ तो रहता है, उसके ऑफिस में काम कराता तो है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से दूर है। और वो भी वांगजी को मना करता है इन सब चीज़ों में पड़े रहने से। वो उसे रोकता है, लेकिन वो मानेगा तब ना, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे नशे की आदत पड़ गई है। और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो इन सब में पूरा साथ देती है वांगजी का, जो वांगजी की गर्लफ्रेंड है वो, ठीक है। और वांगजी के फैमिली में बस वांगजी के अंकल हैं और उसके ब्रदर हैं। और यहाँ पे हमें विंग के बारे में बताया जाता है। जो विंग है वो बहुत ज़्यादा ही मासूम सा मतलब मासूम है और इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा ही मासूम है। और उसके जो अंकल आंटी हैं बस उसे हमेशा यही जताते रहते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तुम्हें अपने घर में लाके, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे, तुम सबकी ज़िंदगी में बस एक पनौती हो, और कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा, सब लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम इतने ज़्यादा बुरी किस्मत लेके आए हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मॉम डैड मिल गए, ये मर गए, सॉरी। ये सब विंग के दिमाग में बचपन से ही भरा हुआ है। और विंग के दो कज़न हैं, एक जियान चैन और एक यान ली, जो दोनों भी विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, दोनों नफरत करते हैं, और अंकल आंटी करते ही हैं, और विंग के लाइफ में और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है लैन मेंशन का। लैन मेंशन में लैन वांगजी अभी पूरी तरह से ड्रंक होके आया हुआ था घर पे, और अभी रात के 2 बज रहे थे। ये देख के शिशान कहते हैं, वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, पर नहीं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वांगजी? तब वांगजी उनकी तरफ देखता और कहता है, आप आ गए, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। और ऐसे कहते हुए वो गिरते पड़ते अपनी रूम की तरफ जाने लगता। और ये देख के जो शिचान थे वो कुछ सर्वेंट को बुलाते हैं और उसे लेके जाने के लिए कहते हैं, और वहाँ से जो वांगजी था उसे लेके चले जाते हैं। और इधर अंकल नीचे आते हैं और ये सब देखते हैं, और वो अपना सर हिलाते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं, और अपने रूम में किसी को कॉल करके कहते हैं, जल्दी से एक ओमेगा ढूंढो जिससे मैं अपने नेफ्यू की शादी करा सकूं। मुझे एक ऐसा ओमेगा चाहिए जो मेरे नेफ्यू को संभाल सके। ये कह के वो फ़ोन रख देते हैं, और इधर जो वांगजी था वो अपने रूम में जाके सो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो लैन वांगजी की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम सिया था, वो बैठी हुई थी और वो अभी ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ लैन वांगजी का जो बचपन का फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड, वो आता है, उसका नाम शुयंग था। शुयंग आता है और कहता है, सिया तुम चाहती क्या हो? तुम हमेशा वांगजी के साथ ऐसे बिहेव क्यों करती रहती हो? मुझे समझ में नहीं आता, तुम उसको बर्बाद कर दे रही हो। तब सिया हंसने लगती और कहती, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो उसके साथ कुछ नहीं करती हूँ, और तुम यहाँ पे आके मेरा दिमाग मत ख़राब करो। और ये कह के वो शुयांग को वहाँ से धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। और ये देख के शुयांग को गुस्सा आती है, पर शुयांग कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि लैन वांगजी इसको इतना पसंद तो करता है, इतना जो पसंद करता है। और जहाँ वहाँ पे शुयांग बैठ के सोचने लगता है कि आखिर में लैन वांगजी क्यों उसे पसंद करता है, क्योंकि जो शिया है वो लैन वांगजी के हर बुरे काम में अपना पूरा सहयोग देती है, 100% वो अपना मदद देती है। और हर चीज़ में जो शिया है वो हर चीज़ में वांगजी को सबसे आगे लेके जाती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो वांगजी, तो क्या हुआ, बुरी है। इन लोगों को टॉर्चर करके, जैसे जो मेट्स रहते थे उनको ये लोग टॉर्चर भी करते थे, परेशान करते थे कि हमें सुकून मिले। और शिया ये सब वांगजी को सिखाती थी, और वांगजी को मज़ा भी आता था। और शिया के पास वांगजी का एक और कारण था रहने का, क्योंकि वो जब शिया के पास रहता था तो उसका जो गुस्सा है, जो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो के किसी को भी हर्ट कर देता था अपने गुस्से में, वो शिया के पास रह के शांत हो जाता था। वो शिया उसको संभाल लेती थी, उसका गुस्सा अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती थी। तो ये एक और रीज़न था वांगजी का कि वो सिया के पास रहता था। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जो
जियान मेंशन था। जियान मेंशन का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे अभी शांति है और इस शांति में सब लोग बस बैठे हुए हैं और अभी सबकी चाय नाश्ता चल रही है, क्योंकि वहाँ पे एक सर्वेंट है ही जो है विंग, और वो सर नीचे करके सबको बस चाय नाश्ता दिए जा रहा है। और जो मैडम यूँ है वो उसे देखती है और कहती हैं, तुम मनहूस, तुम रोज़ सुबह आ जाते हो, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने कितनी बार कहा है अपने फेस पे मास्क लगा के रखा करो, पर नहीं, तुम्हें तो हमारे सामने आना है, तुम्हें तो हमारी दिन बर्बाद करना है। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगती हैं। वो उससे कहती हैं, जाओ पहले मेरे लिए पानी ले आओ, और ये कह के उसे भेजती है। तब विंग नॉर्मल पानी लाता है, पर जब नॉर्मल पानी वो देखती है तब वो कहती है, मैंने गर्म पानी कहा था। और ये कह के उसे एक स्लैप मारती हैं, क्योंकि जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो विंग को टॉर्चर करती हैं। उन्हें विंग को टॉर्चर करने में बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं कौन सी सुकून मिलती है उन्हें कि वो विंग को इतना टॉर्चर करती हैं। पर विंग वहाँ कुछ नहीं बोलता और वो चला जाता है किचन में, और वहाँ पे अब चुपचाप अपना काम करता है। और काम करने के बाद वो देखता है अभी यहाँ पे पार्टी की तैयारियाँ चल रही हैं, यहाँ पे पार्टी होने वाली है, बहुत अच्छे से जश्न होने वाला है। ये देख के वो शायर करता है, फिर वो अपने रूम में चला जाता और उसको एक छोटा सा रूम दिया गया था जहाँ वो चुपचाप बैठा रहता और बाहर देख रहा था। और बाहर देखते हुए कह रहा था, मॉम डैड आप लोग कहाँ हो, मेरी वजह से आप लोग चले गए, मैं आप लोगों के लिए बैड लक हूँ, बस बैड लक हूँ। और ये कह के उसकी आंखों से थोड़े से आंसू छलक जाते हैं, पर वो इतना ध्यान नहीं देता और अपनी आंखों को साफ करता है, क्योंकि अभी उसे नीचे से बुलाया जाता। और जब विंग नीचे जाता है तब मैडम यूँ चिल्लाने लगती है और कहती है, नालायक, मैंने तुझसे कहा था कि तू यहाँ पे काम करेगा और तू यहाँ भाग गया, तेरी इतनी हिम्मत। और ये कह के वो उसे मारने लगती है और विंग इतना डर जाता है कि वो अपने अंकल के पीछे जाके छिपने लगता है और कहता है, प्लीज़ अंकल मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ अंकल मुझे मार देंगे, प्लीज़ अंकल मुझे बचा लीजिए। पर जो फहमियान थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे और कहते, यू शांत हो जाओ, अगर तुम इसे मारोगी तो तुम्हें पता है ना इसके बाप की प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल पाएगी, और अगर इसको चोट थोड़ी सी भी खरोच आई तो हमें इसके तरफ से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, समझे। तब जो मैडम यूँ थी वो कहती, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तो मार सकती हूँ, क्योंकि अभी इसके चोट ठीक होने में बहुत टाइम है, जब तक हमें मिलेगा तब तक इसके चोट ठीक ही हो जाएंगे। और ये कह के वो विंग को फिर से मारने लगती है बेल्ट से, और विंग वहाँ बैठ के रोने लगता है। और तभी वहाँ पे यानले और जियानचन आते हैं और दोनों विंग को ऐसे गिरे हुए मार खाते हुए देखते हैं, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जियानचन तो जाता है, अपना एक एप्पल लेता है और उसको मुंह में डाल के वो बाहर चला जाता है, और वहीं पे यानली बैठ जाती है और वो अपना नाश्ता करने लगती है। और वो देखती है और कहती है, मॉम उसे मारना बंद करिए, और वैसे भी आज उसके एग्ज़ाम है तो मुझे लेके जाने पड़ेगा ना उसको एग्ज़ाम दिलाने। आप जानती हो ना, अगर हम इसका एग्ज़ाम नहीं दिलाएंगे तो ये इसके जो पैसे हैं वो हमें मिलेंगे नहीं। तब मैडम ने कहती, हाँ तुम सही कह रही हो, और वैसे भी तुम फटाफट जाओ अपने एग्ज़ाम दे के और जल्दी से आना, क्योंकि घर पे बहुत काम है। और ये कह के वो लोग बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जैसे ही मैडम यू, फहमियान और यानली ब्रेकफास्ट करके उठते हैं, वैसे ही विंग करने जा रहा था ब्रेकफास्ट, लेकिन जो यानली थी वो कहती हैं, तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, और अभी तुम चलो मेरे साथ कॉलेज, क्योंकि लेट हो गया ना तो तुम पेपर नहीं दे पाओगे, जब फेल होगे तो हमारा नाम ही लगेगा। और ये कह के उसे चलने के लिए कहती है, और विंग कुछ नहीं खा पाता है, वो तुरंत अपना पेन और पेपर लेके यानली के पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही सीधा साधा है, उसका बस एक ही काम है, वो यानली के साथ जाता है, पेपर देता है और घर आता है। यहाँ तक कि वो कॉलेज भी नहीं जाता है, वो बस घर पर ही रह के अपनी पढ़ाई करता है मुश्किल से। बस उसे जो साल भर है उसमें 2 ही बार बाहर निकलने का मौका मिलता है, जब उसके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज के, तब पहले स्कूल में था तो स्कूल में निकलने का मौका मिलता था जब एग्ज़ाम होते थे, और अब जब कॉलेज में है तो कॉलेज में भी जब उसके एग्ज़ाम होते हैं तभी उसे घर से निकलने का मौका मिलता है। और विंग इस समय निकलने में डरता भी है, क्योंकि वो कभी बाहर नहीं जाता, तो वो बाहर की चीज़ों से कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसे कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसे कुछ नहीं पता। बस वो यानली के पीछे पीछे चला जाता है, और इस चीज़ से यानली इरिटेट भी होती है। वो विंग को नहीं लेके जाना चाहती, पर मजबूरी है ना, और इस चीज़ का उसे अच्छा खासा पैसा देते हैं उसके मॉम डैड, तो वो एग्ज़ाम दिलाने लेके जाती है और वहाँ पे उसे एग्ज़ाम हॉल में भेज देती है, और विंग चला भी जाता है और अपना एग्ज़ाम दे के आता है। तब जो यानली थी वो उसे देखती है और कहती है, यू स्टूपिड बॉय, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। तब विंग अपना सर हिलाता है कि अच्छा गया। तब जो यानली थी वो कहती, इससे तो बोलना ही बेकार है, नालायक इंसान। और ये कह के वो जाती है और
कार में बैठ जाती है और विंग अभी खड़ा ही था, तभी वो अपने विंडो को खोलती है और कहती है तुम बैठोगे नहीं क्या, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चली जाऊँ। तब विंग जल्दी से आता है और बैठ जाता है और फिर ये लोग कुछ टाइम के बाद अब घर पे पहुँच चुके थे और घर पे यानली अब कहती है मॉम ये आग चुका है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है तुम आ गए, चलो जाके किचन में काम करो, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जो तुम छोड़ के गए थे, तुम बस चले जाते हो और अपने काम पे ध्यान दिया करो थोड़ा। और ये कह के मैडम यू भी वहाँ से चली जाती है और विंग चुपचाप किचन में जाके अपना काम करता है। और काम करते करते अभी उसको शाम हो गई थी, वो आ गया था 11 बजे तक एग्ज़ाम दे के, पर अभी उसको आए हुए 7 बज चुके थे रात के, पर अभी उसे कुछ खाने को नहीं दिया गया था। वो चुपचाप बस बैठा हुआ था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो थक गया है ये सब करते हुए। और तभी विंग एक गिलास पानी लेता है और उसको पीता है और जैसे ही पीता है वहाँ पे मैडम यू आती है और कहती है तुम नालायक इंसान, तुम यहाँ पानी पी रहे हो और इतने सारे काम है। तब विंग कहता है मैंने सारे काम कर दिए हैं। तब मैडम यू देखती है और कहती है हाँ ठीक है जाओ यहाँ से, अब दफ़ा हो, तुम यहाँ पे दिखाई मत देना। और ये कह के वो उसे भेज देती हैं। तब विंग चुपचाप चला जाता है अपने रूम में और रूम में कुछ टाइम तक रहता है। पर जब यहाँ की जो पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा ही रौनक में आ जाती है, तब विंग धीरे से उठता है और वहाँ से निकल के वो धीरे से पीछे के रास्ते से चला जाता है गार्डन में। और गार्डन में जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठने के बाद वो बस आसमान देख रहा था और देखते हुए वो एक रैबिट को सहला रहा था और ऊपर देखते हुए वो स्माइल कर रहा था कि हाँ उसकी ज़िंदगी कैसी है। सच में उसकी ज़िंदगी एकदम बेकार है, उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बेकार है। और ये सोचते हुए उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। और आज उसका ये दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, वो गार्डन में ही सो जाता है, उसे पता नहीं चलता है। सुबह के टाइम एक रैबिट उसके पास आता है और उसके जो नोज़ थी उस पर बाइट करता है। तब तो विंग की आंखें खुलती हैं और वो उठ के इधर उधर देखता है। तब वो देखता है कि वो गार्डन में ही सो गया था। ये देख के वो जल्दी से उठता है और घर में भागता है, क्योंकि अगर मैडम यू को पता चला तो बवाल हो जाएगा। और जिस बात का डर था वही हुआ। और मैडम यू अभी खड़ी थी और उसे घूर रही थी और विंग नीचे बैठा हुआ था ज़मीन पर और कह रहा था मुझे 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 माफ़ कर दीजिए, मैं तभी मैडम कहती तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी ये जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है, मेरी एकदम खून एकदम जल जाती है। और ये कह के वो फिर से अपने पास से जो बेल्ट था वो लेके आती हैं और फिर विंग को मारना स्टार्ट करती है। और विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और तभी वहाँ पे जो यानली थी वो आती है और कहती है मॉम सुबह सुबह तो इस पनौती की आवाज़ मत सुनाया करो, ये एक नंबर का पनौती है, इसकी आवाज़ जब मैं सुनती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन बर्बाद जाता है और जियान चन आता है। तब वो कहता है मॉम ये सब बकवास मेरे सामने मत किया करो। और ये कह के वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। और इधर मैडम ये उसे और मारने लगती है और कहती है तुम मेरे बच्चों का बस दिन ख़राब करना चाहते हो, तुम बहुत बड़े पनौती हो, बस पनौती। और ये कह के वो उसे बस मारती रहती है। और यहाँ पे विंग चुपचाप मार खाता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। पर अभी उसे वहाँ भी सुकून नहीं मिला था। वो आती हैं, मैडम यू आती हैं और फिर से उससे कहती है तुम्हें यहाँ पे हम बैठा के खाने का पैसा नहीं दे रहे, तुम्हें चलना पड़ेगा और घर के काम करने पड़ेंगे, समझे, हम तुम्हें यहाँ पे मुफ्त में खिला नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हें मुफ्त में खिलाएं। और ये कह के मैडम यू वहाँ से चली जाती है और विंग फिर उठता है और जाता है वॉशरूम में और बाथ लेता है, एक ठंडा सा बात। जो उसकी घाव पर पानी पड़ रहे थे तो उसको थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। पर विंग अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाल रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर उसने आवाज़ निकाली और अगर मैडम यू ने सुन ली तो फिर से उसे मार पड़ेगी। और फिर वो अपने कपड़े पहनता और आगे किचन में काम करने लगता सर नीचे करके। और इस घर में कोई भी सर्वेंट है भी नहीं, सारा काम विंग करता है, झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज़ विंग करता है। और विंग अभी सारा काम करके रखा ही था। तभी मैडम यू कहती हैं जो मेरा न्यू सेट है बर्तन का उसको निकाल देना, आज हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तब विंग कहता है ठीक है। और ये कह के वो चला जाता है निकालने के लिए और निकालते समय उससे एक कटोरी गिर के टूट जाती है। ये देखने के बाद मैडम यू का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो तुरंत विंग के पास आती है और विंग को ज़ोर से पकड़ती है और कहती है तुम नालायक, तुम एक काम ठीक से कर सकते हो, तुम बताओ तुम कौन सा काम ठीक से कर सकते हो, पहले मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारी वजह से मेरा इतना ज़्यादा महंगा जो सेट है ये ख़राब हुआ है, ये पूरा का पूरा 10,000 का था, मैंने 10,000 में इसे ख़रीदा था। और ये कह के वो विंग को देखती है और फिर उसे ले जाके एक अंधेरे रूम में बंद कर देती है और कहती है तुमने मेरे 10,000 का सेट बर्बाद किया ना तो तुम्हें इस 10,000 का कीमत चुकाना होगा। और ये कह के उसे उस रूम में बंद करके वो बाहर चली जाती है। और इधर जो फरमियान थे वो कहते हैं यू इतना मत करो,
कुछ ज़्यादा हो रहा है। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं, फेमियन आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वही सही हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। और ये कह के मैडम यू बस स्माइल करती हैं। फिर उसके बाद वो जाती हैं और फिर अपना जो भी था काम वो खुद करने लगती हैं और करने के बाद सारा काम रख देती हैं। और इधर जो विंग था उसकी हालत ख़राब हो रही थी अंधेरे में, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। वो वहाँ पे बैठ के रो रहा था और कह रहा था, मॉम डैड आप कहाँ हो, आप कहाँ हो मॉम डैड। पर वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं था। और विंग कुछ टाइम में वहाँ पे बेहोश भी हो जाता है, पर उसको पूछने वाला कोई नहीं आता है। और हमें इधर अब शाम का सीन दिखाता है। शाम को जब मैडम यू अपना दरवाज़ा खोलती है, मतलब विंग के रूम का, जहाँ पे विंग को स्टोर रूम में बंद किया था, तब वो देखती है विंग पड़ा हुआ है और उसके पास जाती है और उसको अपने पैरों से हिलाती हैं, तुम जिंदा हो या फिर मर गए, चले गए, ये कहते हुए वो चिल्ला रही थी। तभी जो विंग था वो अपनी आंखें खोलता है और मैडम यू को वो अपने सामने देखता है। ये देख के वो तुरंत जल्दी से उठ के बैठ जाता है और कहता है, आंटी 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 प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आंटी आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब जो मैडम यू थी वो देखती है और कहती है, हाँ मैं तुम्हें माफ़ तो करूँगी नहीं, पहले जाके किचन में कर उसका सारा काम ख़त्म करो, हमारे गेस्ट आने वाले हैं, खाना जाके बनाओ। और ये कह के वो उसे जाने के लिए कहती है। फिर कहती है, खबरदार अगर फिर से तुमने मेरे बर्तनों को हाथ लगाया तुम बना के रख देना, मैं खुद रख लूँगी। तब विंग कहता है ठीक है, और वो चला जाता है और वो जल्दी से अपने हाथ को वॉश करके फटाफट खाना बनाने लगता है। और अभी विंग की आंखों से आंसू भी गिर रहे थे, वो सारा काम करने लगता है और करते हुए वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप करे ही जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ टाइम में वो सारा का सारा खाना बना लेता है और बनाने के बाद वो सब कुछ रख के बाहर आता और बताता है कि आंटी मैंने सब कुछ बना दिया है। तब वो कहती है ठीक है अपने रूम में जाओ और सामने मत आना, अगर सामने आए तो देख लेना। तब पिंक चुपचाप अपने रूम में चला जाता है और पिंक की हालत यहाँ पे एकदम फटीचरों की तरह थी। उसके जो कपड़े थे एकदम फटे पुराने, जैसे लगता था पता नहीं कौन से ज़माने का कपड़ा पहनता है पिंक, क्योंकि उसकी बॉडी के हिसाब से भी वो सब नहीं थे। जैसे लगता था कि एकदम मतलब बड़े बड़े थे, एकदम लूज़ कपड़े थे और विंग के हेयर ऐसे एकदम मेस थे और उसका फेस भी एकदम बहुत ज़्यादा ही पेल था, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। विंग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और विंग जाता है अपने रूम में और सीधा बेड पे गिर जाता है और उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। और इधर हमें नीचे दिखाते हैं अभी जो उनके एक बिजनेस पार्टनर थे वो आते हैं और उनको देखते ही जो फेमियान थे वो खुश हो जाते हैं और वो सीधे जाते हैं उनके पास और वो कहते हैं, हेलो मिस्टर वैन आप कैसे हैं बताइए। तब वो कहते हैं हम तो अच्छे हैं और वैसे भी अब हम लोग अब एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में जुड़ने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं और दोस्त तो हैं ही और पार्टनर बनने वाले हैं। तब वो लोग कहते हैं हाँ, और ये कह के एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी बात में वहाँ पे जो मिस्टर वन बात ही बात में बताते हैं कि मैडम यू आपको एक बात पता चली। तब जो मैडम यू थी वो मिस्टर वन की तरफ देखती है और वो कहती है नहीं मुझे तो कौन सी बात, और मुझे ऐसे कुछ पता नहीं चला। तब वो कहते हैं अरे मैडम यू आपको ये बात पता ही नहीं चली, ये लैन फैमिली की एक बहुत बड़ी खबर है जो आजकल बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है। तब जो मैडम यू थी वो अपनी आंखें बड़े कर लेती और वो देखने लगती, क्योंकि लैन फैमिली चाइना की नंबर 1 फैमिली थी और जो मैडम यू की फैमिली थी और मिस्टर वन की फैमिली की जो कंपनी थी वो सब छोटी छोटी थी, वो लैन फैमिली के सामने बहुत छोटी थी। तो इसलिए वो अपनी आंखें बड़ी कर लेती और वो पूछती हैं क्यों कौन सी खबर है, उन्हें जाननी है। तब वो बताते हैं, कहते हैं आपको पता है वो अपने सेकंड सन के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। तब जो मैडम यू थी वो देखने लगती हैं और कहती हैं क्या लड़की, तो कहते हैं हाँ लड़की या फिर ओमेगा बॉय कुछ भी चलेगा, लेकिन उन्हें कोई ना कोई शादी के लिए एक पार्टनर चाहिए और जो भी उनके घर में शादी करेगा $100 बिलियन दिए जाएंगे उसके हाथ में। उस फैमिली के जो भी फैमिली के ओमेगा या फिर लड़की जाके वहाँ पे शादी करेगी। तब मैडम ये सुन के शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या सच में इतने सारे पैसे, ओ माय गॉड। तो जो मिस्टर वन थे वो कहते हैं हाँ कर तो सकते हैं, पर कौन जाएगा करने, अपने बच्चों की ज़िंदगी कौन बर्बाद करेगा। तब मैडम यू उनकी तरफ घूरने लगती हैं और कहती हैं आपके कहने का मतलब क्या है। तब मिस्टर वन विस्तार से बताते हैं कि उनका बेटा एक नंबर का नशेड़ी है, वो ड्रग्स लेता है, ड्रिंक करता है, पार्टी करता है और क्लब जाता है, वो अलग अलग लड़कियों के साथ हैंग आउट करता है और ऊपर से उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसको वो शादी के बाद भी नहीं छोड़ सकता है। तो ऐसे लड़के के साथ कौन अपने घर का बच्चा देगा, उसकी तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ऐसी शादी कौन ही कराना चाहेगा। तब
जो मैडम यू थी उन वो देखने लगती है और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चलने लगती है और वो कहती हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, इस घर में ऐसे शादी कोई नहीं कर सकता। तब मिस्टर वैंग कहते हैं हाँ जो गरीब होंगे या फिर कोई मजबूर होगा वही करेगा, नहीं तो कोई चाहे जितना पैसा देंगे, चाहे अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने पर कोई अपने बच्चे की खुशी बर्बाद नहीं करेगा। और ये कह के वो लोग कुछ और बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर मैडम यू का तो एकदम दिमाग एकदम मस्त हो गया था, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी और वो हंस रही थी। तब जो फेमियान थे वो मैडम यू को देखते हैं और कहते हैं यू क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो। तब मैडम यू कहती है मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, हम इस पर काम कर सकते हैं फेमियान। तब फेमियान कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब मैडम यू कहती है अगर हम विंग की शादी लैन वांगजी के साथ करा दें तो कितना अच्छा होगा। तब जो फेमियान थे वो देखने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब मैडम यूँ बताती हैं कि वो चाहती हैं कि विंग की शादी हम लैन वांगजी के साथ करा दें, और वैसे भी विंग को टॉर्चर होगा तो कितना मज़ा आएगा, वो जब ऐसे रोएगा गिड़गिड़ाएगा और उस घर में उसे खुशियाँ तो मिलेंगी नहीं, ये बात तो तय, और प्लस हमें पैसे मिल जाएंगे, कितनी अच्छी बात होगी। तब फेमियान कहते हैं देखो यू हमें इतना ज़्यादा बुरा नहीं करना चाहिए, हम अभी तक उसे मारते हैं टॉर्चर करते हैं लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। तब मैडम यू कहती फेमियान तुम क्या सोच रहे हो, तुम उसके ये हर महीने के थोड़े थोड़े पैसों के चक्कर में मत पड़ो जो उसके माँ बाप उसके लिए रख के गए हैं, तुम बस ये बड़े माल पे ध्यान दो, जो इतना ज़्यादा पैसे आने वाले हैं उस पर ध्यान दो। और मैं कल से ही इस काम पे लगने वाली हूँ, मैं मिस्टर लैन कुरैन के पास खुद जाने वाली हूँ विंग की शादी की बात करने के लिए, तो तुम टेंशन मत लो। तब जो फेमियान थे वो बार बार मना कर रहे थे और कहते नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर मैडम यू मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो कहती है नहीं मैं तो यही करूँगी और यही होगा, विंग की शादी हम उस घर में करा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। और इधर जो फेमियान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलते, वो भी चले जाते हैं। और इधर जो जियान चंद था वो ये सब बातें सुनता है, वो भी खुश हो गया था और यानली भी कि हाँ ये मुसीबत जल्दी से जाएगी हमारे सर से। और वो भी लोग कहते हैं डैड आप चिंता मत करिए, जो मॉम करती है वो एकदम सही करती है और उस इंसान के लिए यही चीज़ बेस्ट रहेगी। और ये कह के वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। और इधर फेमियान की अब कोई सुनने वाला था नहीं तो वो यहाँ बैठ के क्या ही करते, वो भी चले जाते हैं अपने रूम में। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो मैडम यू थी वो लैन कंपनी में पहुँच चुकी थी लैन कुरैन से मिलने के लिए, जहाँ पे वो जाती हैं और रिसेप्शन पे कहती है कि उन्हें लैन कुरैन से मिलना है। पर जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है मैम आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तब जो मैडम लैन थी मतलब मिसेस यू थी, सॉरी यार अगर मैंने बीच में मैडम लैन कह दिया होगा, मैडम यू थी, तो वो हंसने लगती और कहती है तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, मैं उनके जो नेफ्यू है उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ हूँ। तब जो वो लड़की थी वो शॉक होकर देखने लगती क्या ये क्या बोल रही है औरत, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और वो कहती है पर मैम आपका अपॉइंटमेंट नहीं है और हम आपको नहीं जाने दे सकते, आई एम सो सॉरी। पर मैडम ये उसकी बात नहीं मानती और वो कहती हैं आप लैन कुरैन के पास कॉल करके मेरी बात करा दीजिए, वो मुझे तुरंत बुला लेंगे। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है अच्छा ठीक है, और वो लैन कुरैन के पास कॉल करती है और वो उन्हें बताती है। तब लैन कुरैन कहते हैं बात कराने के लिए। तब मैडम यू कहती हैं आप अपने छोटे नेफ्यू की शादी कराना चाहते हैं और मेरे पास एक ओमेगा है जिससे आप अपने नेफ्यू की शादी करा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। तब जो कुरैन थे वो तुरंत बुला लेते हैं मैडम यू को केबिन में, क्योंकि वो बस शादी कराना चाहते हैं वांगजी का, उन्हें यही उम्मीद है कि हो सकता है वो शादी हो जाए तब वांगजी सुधर जाए। तो ये तो आगे ही पता चलेगा वांगजी क्या ही करेगा। तो हमें दिखाते हैं इधर अब लैन कुरैन के केबिन में जहाँ पे मैडम यू आ चुकी थी और वहाँ पे वो खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। ये सब देखते हुए वो कहती हैं मिस्टर लैन। तब जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं सीधा आप अपने पॉइंट पर आइए, मैं बस आपसे सीधी सीधी बात करूँगा। तब जो मैडम यू थी वो कहती ओह तो बड़े बिजनेसमैन ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ये कह के वो स्माइल करती है, पर कुरैन की तरफ से एकदम ठंडा रिएक्शन था, वो कोई रिएक्शन देते ही नहीं है। और ये देख के थोड़ा मैडम यू का पोपट हो गया था लेकिन वो कुछ नहीं बोलती हैं। फिर वो कहती हैं देखिए मैं अपने बेटी की शादी आपसे के नेफ्यू से कराना चाहती हूँ। तब जो कुरैन थे उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहते हैं क्या अपने बेटे की। तब वो कहती है एक्चुअली वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा नेफ्यू है, तो मैं उसका भला चाहती हूँ इसलिए मैं आपके घर में उसका शादी कराना चाहती हूँ। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं मैडम यू आप जानती हो ना कि मेरे घर मेरा नेफ्यू कैसा है, उसे बस
लड़कियां पसंद है, ड्रिंक करना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, वो एक नंबर का नालायक लड़का है। पर हाँ, बिजनेस अच्छा करता है। तब जो मैडम होती वो कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, एक्चुअली मैं आपके नेफ्यू के बारे में सब कुछ जानती हूँ, फिर भी मैं कराना चाहती हूँ। और ये सुन के मिस्टर लैन शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, मैं आज शाम को आपके घर आऊँगा आपके नेफ्यू को देखने के लिए। और ये कह के वो उन्हें जाने का कहते हैं और मैडम फिर वहाँ से चली जाती है। और इधर कुनैन सोचने लगते हैं, क्या सच में कोई कोई मतलब उन्होंने सारी सच्चाई बता दी है कि उनका जो नेफ्यू वो ड्रग्स लेता है, ड्रिंक करता है, पार्टी करता है, क्लब जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है और वो लड़कियों के साथ हैंग आउट करता है। फिर भी ये औरत तैयार है। उन्हें तो विश्वास नहीं होता, पर उन्हें क्या करना है, उन्हें अगर एक अच्छा ओमेगा मिल गया तो उनके लिए ही अच्छा होगा। ये सोच के वो जाने के लिए मान गए थे। और इधर जो मैडम यू थी वो निकलती हैं बाहर और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी और वो खुशी से कहती हाँ, अब वो लड़का मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। वो लड़का मेरी लाइफ में एक पनौती था जो बस पनौती बन के मेरी ज़िंदगी में बैठा हुआ था कुंडली मार के। और ये कह के वो वहाँ से अपने बालों को लहराते हुए चली जाती है। और इधर मिस्टर लैन थे वो अपना काम ख़त्म करते हैं और काम ख़त्म करने के बाद वो अब निकल चुके थे विंग के घर जाने के लिए, क्योंकि अभी शाम हो चुकी थी। और हमें दिखाते हैं शाम के 6 बजे होंगे। उस टाइम मिस्टर लैन उनके घर पे आते हैं और ये देख के मैडम यूँ खुश हो जाती हैं और वो विंग को बुलाती हैं। तब विंग उनके सामने जाता है और विंग की हालत इतनी बुरी थी क्योंकि मैडम यू ने उसको एक नया जोड़ी कपड़ा भी नहीं दिया था और वो अभी खड़ा था अंकल के सामने। और अंकल उसे देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस लड़के की हालत तो यहाँ बेकार ही है। और ये सोच के वो विंग को देखते हुए कहते हैं क्या तुम शादी के लिए तैयार हो। तब विंग कुछ नहीं बोल पाता और मैडम फटाफट उसे घर में भेज देती, मतलब रूम में भेज देती है और कहती है देखिए वो तैयार है और मैं उसकी आंटी हूँ तो मैं जो कहूँगी वो वही करेगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। तब वो कहती है हाँ ज़रूर। और ये कह के वो विंग को बुलाती है। तब वो कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता है और वो हाँ कर देता है। तब जो लैन कुनैन थे वो कहते हैं क्या तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है या फिर तुम अपने मन से बोल रहे हो। तब विंग कहता है वो मेरी आंटी जो कहती है वो सही होता है। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही डरा था, एकदम मतलब घबराया हुआ था, वो काँप रहा था। और ये सुनने के बाद लैन कुनैन कहते हैं अच्छा ठीक है। और ये कह के वो उठते हैं और वो मैडम लैन से कहते हैं ठीक है मैं आपको कल ही पैसे भिजवा दूंगा और ये शादी 1 हफ्ते बाद होगी तो हम 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। और ये कह के लैन कुनैन वहाँ से चले जाते हैं। और इतना ही सुनने के बाद मैडम यू बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, उन्हें तो मज़ा आ गया था, क्या बात है। उनके हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। एक तरफ विंग से उन्हें छुट्टी मिल जा रही है कि विंग उनके सर पे था और दूसरी तरफ उन्हें इतने ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं और वो उनकी आंखें चमक रही थी। और इधर जो विंग था वो कुछ भी समझ नहीं पाता है और वो फिर चला जाता है अपने रूम में चुपचाप, क्योंकि उसे क्या पता कि ये लोग क्या करने वाले हैं। बस उसकी आंटी ने कहा था हाँ करने के लिए, जो भी आएंगे उनके सामने हाँ करना, बस अपना सर हिलाना, तो इसलिए उसने हाँ कर दी। विंग को क्या पता। और विंग फिर अपने रूम में जाके चुपचाप बैठा था। तभी मैडम यूँ बाहर से चिल्लाती और कहती हैं तुम अंदर ही बैठे रहोगे महारानी की तरह कि आके यहाँ पे काम भी करोगे, इतने सारे काम पड़े हुए हैं नालायक इंसान। ये कह के वो उसे बुलाती है और विंग जल्दी से भागता हुआ डरता हुआ आता है और वो फटाफट काम करने लगता है। और फिर इधर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैन वांगजी के घर का। लैन वांगजी का घर जहाँ पे कुनैन आते हैं और वो लैन शिचान को बताते हैं। तब लैन शिचान कहते हैं पर अंकल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उसे नहीं करना हुआ तो वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा। तो तब वो कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस घर में वांगजी की शादी होकर रहेगी और हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, उनसे कुछ नहीं छुपाया, तो इसमें लाइफ बर्बाद नहीं हो रही। शिचान मेरी बातों को समझो। और तभी वहाँ पे लैन शिचान के पार्टनर आते हैं, वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और वो जब आते हैं सामने तब अंकल उन्हें देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे थे ही नहीं। तब वो देखते हैं और कहते हैं हाँ अंकल मैं नहीं था लेकिन मैं आ गया हूँ। और ये कह के वो अंकल के पास जाके उन्हें अच्छे से रिस्पेक्ट शो करते हैं और अंकल भी उन्हें देखते हैं। तभी जो लैन शिचान थे वो कहते हैं मिंग तुम इतनी जल्दी आ गए, हमने तो सोचा था तुम बाहर ही रहोगे अभी कुछ टाइम। तब मियाँ कहता है नहीं मेरा काम ख़त्म हो गया इसलिए मैं चला आया, क्यों कोई दिक्कत है क्या, मुझे नहीं आना चाहिए था। तब जो लैन सुनते वो कहते हैं नहीं नहीं मियाँ ऐसी कोई बात नहीं। तब लैन
लान कुनान कहते हैं, देखो मियाओ, हमने वांगजी की शादी तय कर दी है, तो तुम अगले हफ्ते अपनी छुट्टी निकाल लेना, क्योंकि उस दिन वांगजी की शादी। और ये सुन के मियाओ शौक और कहता है, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं। तब जो अंकल थे वो कहते हैं, मियाओ जो मैंने कह दिया वो कह दिया, अब मेरे सामने कोई भी सवाल जवाब नहीं। और ये कह के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। और इधर मियाओ शिचान को देखते हैं और शिचान से पूछते हैं कि आखिर में चल क्या रहा है। पर शिचान कहते हैं, तुम शांत रहो, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, जो भी अंकल कर रहे हैं उन्हें करने दो। और इधर जब लैन वांगजी को पता चलता है कि उसकी जो मैरिज है वो फिक्स हो गई, वो ये सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। वो बार में जाके गया था और वहाँ पे सब चीज़ें तोड़ने लगता है। तभी जो उसका फ्रेंड था शुयांग, वो कहता है, वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंकल जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं शुयांग तुम समझ नहीं रहे हो, वो मेरे साथ ये सब बुरा कर रहा है, वो मेरे साथ बस बुरा करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे जो सिया थी वो आती है और कहती है, लैन वांगजी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, होने दो, क्या हुआ, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या हुआ, पर हम दोनों एक दूसरे से दूर थोड़ी ना रह सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और ये कह के वो स्माइल करती है। और इधर जो वांगजी का फ्रेंड था उसे बहुत गुस्सा हो रही थी, शुयांग का मन कर रहा था कि वो इसका मुंह फोड़ दे, ये लड़की बहुत बुरी है। शुयांग को पता है, पर वांगजी के ही आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई है जो इसके बारे में वो कुछ भी बुरा सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। सच में शुयांग को ये सब देख के बहुत गुस्सा आती है, उसका मन करता है कि वो क्या कर दे, लेकिन अफसोस की बात है वो कुछ कर नहीं सकता है इन लोगों का, ये बस चुपचाप देख ही सकता है। और फिर वो वहाँ से जाता है और एक मैसेज कर देता है। फिर उसके बाद वो आता है और कहता है, वांगजी चलो यहाँ से। तब वांगजी को वो लेके जाने लगता है। और इधर जो सिया थी वो वांगजी को शुयांग के साथ जाते हुए देखती है, वो रोकने की कोशिश करता है पर वांगजी नहीं रुकता, क्योंकि शुयांग उसका बचपन का दोस्त है और वो शुयांग के बातें सुनता है, पर कभी कभी उसे जिद भी रहती है, तो इसीलिए वो शुयांग की ज़्यादातर बातें नहीं सुनता, पर कुछ बातें सुन लेता है। इसलिए वो शुयांग के साथ आराम से उसके साथ चला जाता है। और इधर जो सिया थी वो अपना पैर पटकती हुई रह जाती, उसे बहुत गुस्सा हो रही थी, उसका मन कर रहा था शुयांग को वो मारे, क्योंकि हर बार शुयांग उसके और वांगजी के बीच में आ जाता है, जो वो नहीं चाहती है। और वांगजी और जो सिया है वो दोनों कॉलेज टाइम से साथ है, और ये शुयांग हर बार उन दोनों के बीच में आता है, हर बार कबाब में हड्डी बनता है। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं, कल शादी होगी, फिर उसके बाद क्या होता है, तो कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय।